बाहुबली में क्या देखा हम लोगों ने कि सब लोग क्या बोलते, बाहुबली हाँ हो, बाहुबली हाँ हो, याद है ना। अचानक से क्या हो जाता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है, देखा आप लोगों ने। तो वाइब्रेशन में हर पार्टिकल क्या कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था। वाइब्रेशन की क्या थी बेटा, फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी के साथ इसकी क्या हो गई थी, बाहुबली हाँ हो। तो क्या हो गया था वहां पे, फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। और जब सो पे अटेंशन प्लीज, क्या होती है रेजोनेंस कंडीशन। तो पहले तो बहुत जोरदार से मेरे को दे दो गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। तो हम लोग देखेंगे सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है। इसका हम लोगों ने इसके पहले थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फ्लेवर देखा था, बराबर है। हेलो, इसके पहले हम लोगों ने सीरीज आरएलसी सर्किट में कुछ वर्ड्स, जब इसके ऊपर के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए तो मैंने बीच बीच में वर्ड्स यूज किया था बेटा, रेजोनेंस, याद होगा, रहता याद है या नहीं है। तो आपने सुना ये रेजोनेंस कंडीशन का है। रेजोनेंस कंडीशन या फिर रेजोनेंस, ये नाम हम लोगों ने ऑसिलेशन में भी सुना था बेटा, बराबर है। क्या होता है रेजोनेंस की, मैंने आपको इसके ऊपर भी अपने प्रोजेक्ट बनाए थे, याद होगा, क्लियर है कि रेजोनेंस की कंडीशन पहले तो बताइए ऑसिलेशन में हम लोगों ने किस तरह की सुनी। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रेजोनेंस, कि आपकी किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच हो जाए, किसके साथ मैच हो जाए, फोर्स फ्रीक्वेंसी के साथ, किसके साथ, तो वहां पे क्या बनता है, रेजोनेंस, याद होगा। अगर मान के चलो यहां पे हम लोगों ने झूला लगाया था, याद होगा, बराबर है। झूले पे बैठी है कौन, कियारा अडवाणी, बराबर है। पीछे से आया कौन है उसका, सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने क्या किया, उसको धक्का दिया। झूला झूलेगा नहीं झूलेगा, बराबर है। अब सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो धक्का देने की जो फ्रीक्वेंसी है, बराबर है, उस फ्रीक्वेंसी और झूला झूलने की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, मैच हो जाए, बराबर है। तो क्या होगा वहां पे, ये हमारा जो है क्या झूला, हमारा मतलब कियारा अडवाणी का झूला, ये क्या करेगा, सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड शो करेगा। बात समझ में आ रही है। सो हम लोगों ने वहां पे इस एम्पलीट्यूड के सडनली बढ़ने को ही क्या बोला था, रेजोनेंस बोला था, याद होगा। Whenever the frequency, natural frequency of any oscillating body or object is matched with the force frequency, force frequency के साथ किसकी हो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, मैच हो जाए, तो वहां पे क्या बनता है, रेजोनेंस होता है। और इसके ऊपर एक हम लोगों ने बाहुबली का एग्जांपल दिया था, याद होगा, याद है नहीं है। बाहुबली में क्या देखा हम लोगों ने कि सब लोग क्या बोलते, बाहुबली हाँ हो, बाहुबली हाँ हो, याद है ना। अचानक से क्या हो जाता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है, देखा आप लोगों ने। तो वाइब्रेशन में हर पार्टिकल क्या कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था। वाइब्रेशन की क्या थी बेटा, फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी के साथ इसकी क्या हो गई थी, बाहुबली हाँ हो। तो क्या हो गया था वहां पे, फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। और जब दोनों की फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाती है तो अचानक से क्या हो जाता है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। और एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से बाहुबली के भाई का जो ऊपर का ताज था भल्लाल देव का, वो गिर जाता है। वाई, बिकॉज एम्पलीट्यूड अचानक से बढ़ गया था। इसी कंडीशन को, इसी फेनोमेनन को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, रेजोनेंस। बात समझ में आई। तो रेजोनेंस का बेसिक मीनिंग क्या है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी फोर्स फ्रीक्वेंसी के साथ फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, मैच हो जाए। ये था अपना रेजोनेंस की कंडीशन। अब इसी फेनोमेनन का इस्तेमाल हम लोगों को करना है बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, बराबर है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल क्या चीज है, तो बेसिकली कौन है, ये सीरीज आरएलसी सर्किट है, क्लियर है। तो समझेंगे यहाँ पे क्या होता है रेजोनेंस की कंडीशन, कहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले तो हम लोग इसको मैथमेटिकल समझेंगे कि रेजोनेंस क्या चीज है बेटा, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि रेजोनेंस कंडीशन क्या है। तो हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा था, एक फार्मूला देखा था बेटा, कौन सा, या फिर फेजर डायग्राम देखी थी, कि हम लोगों ने देखा कि सीरीज आरएलसी सर्किट में ये हमारा कौन था, करंट, दैट इज आई नॉट। और इसी साइड में इसके अलॉन्ग में कौन था बेटा, बोलो, अब बोलो, ये हमारा कौन था, ई आर, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस दी रजिस्टर। अब यहां पे वर्ड कौन है, सीरीज आरएलसी सर्किट। निकालने की जरूरत है क्या, सर्किट डायग्राम नहीं, ठीक है। ये हमारा कौन था बेटा, बोलो, करंट। और करंट के साथ कौन लीड कर रहा था बेटा, बोलो, ई, कौन था, ये कौन था, ई एल। और नीचे कौन था बेटा, ई सी, बराबर है, नीचे कौन था, ई सी। इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो ई आर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, आर, बराबर। ई सी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्स सी। और ई एल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्स एल, याद होगा। और ये फेजर डायग्राम जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो यहां पे कहीं तो आया था बेटा, बोलो, ई एल माइनस ई सी, याद है, या फिर एक्सएल माइनस एक्सी। और हम लोगों ने इसको क्या किया, सॉल्व किया इस तरह से, और ये क्या बना हमारा, ई बना था, याद होगा। ई को कौन रिप्रेजेंट किया, जेड। ये एंगल कौन बना था बेटा, फाई, सबको याद है। और बाद में जाके हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया जेड का, दैट जेड इज इक्वल टू, बोलो, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, बराबर है। ये कंडीशन कब अप्लाई हुई थी बेटा, जब आपके यहां पे एक्सएल की वैल्यू एक्सी से बड़ी हो, इसका मतलब इंडक्टिव डोमिनेंसी ज्यादा होती है। या फिर हम लोगों ने देखा बेटा z इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या मिला था, आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, जब आपका एक्सी की वैल्यू एक्सएल से क्या थी, बड़ी थी।
और एक तीसरी कंडीशन देखिए बेटा, z इज इक्वल टू आर, याद होगा ये कंडीशन तब अचीव होती है जब xc की वैल्यू xc के बराबर हो जाए, बराबर है। सर कैसे क्या, कि हम लोगों ने देखा बेटा कि अंडर रूट ऑफ, बोलो ये हमारा कौन है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल और एक्सी की वैल्यू अगर क्या बन जाए, सेम बन जाए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सी माइनस एक्सी इज हाउ मच, 0 हो जाएगा। तो अंडर रूट में क्या मिलेगा, आर स्क्वायर, और यही वैल्यू क्या बनेगी, आर। और इसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे दैट इज रेजोनेंस की कंडीशन हमारी क्या हो गई, अचीव हो गई। बात समझ में आई। तो रेजोनेंस की कंडीशन अचीव होना मतलब क्या होना, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बेटा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी करेंगे, बराबर है। तो मान के चलो कुछ वैल्यू से कुछ वैल्यू क्या करेंगे, माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, जो वैल्यू आई वो आर स्क्वायर के साथ क्या हो रही है, ऐड हो रही है। मान के चलो आर स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है 10, तो एक्सएल माइनस एक्सी का जो भी वैल्यू मिलेगी उसकी वैल्यू आ गई मान के चलो 2, तो कितना बना, 10 प्लस 2 इज 12। सिमिलरली यहां पे भी वैसे ही हो सकता है, 10 प्लस 2 इज हाउ मच, 12। लेकिन यहां पे बताइए z की वैल्यू कितनी मिलेगी, अंडर रूट ऑफ 10, अंडर रूट ऑफ 10। बात समझने की बात है कि यहां पे तीनों कंडीशन में सबसे कम एम्पीडेंस या फिर सबसे कम अपोजिशन कौन से कंडीशन में अचीव हो रही है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, बोलो बेटा, थर्ड कंडीशन में। सर बताइए क्यों अपोजिशन सबसे कम हो रही है, क्योंकि यहां पे 10 प्लस 2 हो गया, यहां पे 10 प्लस 2 हो गया, 12 की वैल्यू मिल रही है, और यहां पे सिर्फ कितनी वैल्यू मिल रही है, अंडर रूट ऑफ 10। बात समझ में आई, विच इज अ मिनिमम अपोजिशन क्रिएटेड इन दी सर्किट व्हेन वी हैव एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल। बात समझ में आई। और जब सबसे कम रिएक्टेंस या फिर कब सबसे कम एम्बिडेंस या फिर सबसे कम अपोजिशन क्रिएट हो, तब सर्किट में सबसे ज्यादा क्या फ्लो होता है, करंट। ये बात समझ में आई, क्योंकि हम सबको पता है बेटा करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बात समझ में आई। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं बेटा कि दैट इज आई नॉट इज इक्वल टू, फार्मूला ओम्स लॉ का इस्तेमाल करिए, आई नॉट इज इक्वल टू, बोलो बेटा ई नॉट बाय जेड लिखेंगे। अब जेड की वैल्यू इस कंडीशन में क्या हो गई, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर हो गई। बात समझ में आई। और यहां से हमको क्लियर कट समझ में आता है कि आई नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड या फिर आर। इसका मतलब जितना सर्किट में कम अपोजिशन होगा उतना सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो होगा। इसका मतलब ये सर कि जब हम लोगों ने कुछ भी यहां पे चेंजेस करेंगे, चेंजेस करके एक्सएल इज इक्वल टू एक्सएल अगर हम लोगों ने सर्किट में बना लिया, इस तरह की कंडीशन अचीव कर ली, तो उस समय सर्किट में सबसे ज्यादा करंट फ्लो होगा, और इसी कंडीशन को बोला जाता है रेजोनेंस की कंडीशन। बात समझ में आई। अब सर्किट में क्या करना पड़ेगा कि सर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सएल हो जाए, एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल होने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा ना। और ये किसमें चेंजेस करना है, जनरेटर साइड में करना है या सर्किट में करना पड़ेगा, सर्किट में। इसका मतलब ये कि सर्किट में एक्सएल इज इक्वल टू एक्सएल, तो मतलब यहां पे ये बात हुई कि एक्सएल इज इक्वल टू या फिर एक्सी इज इक्वल, यहां पे लिखेंगे एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। यहां तक समझ में आया सबको, ये करेंगे तभी जाके अच्छी होता। सर एक्सएल का मीनिंग क्या है, इसके अंदर कौन छुपा है बेटा, बोल, हाँ बोला, बोल, ओमेगा इंटू एल। और एक्सी के जगह पे कौन है, दैट इज 1 बाय ओमेगा सी। ओमेगा को लेके जाओ इधर, सो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय एल सी। बात समझ में आ रही है। सॉरी यहां पे क्या बचा अपना स्क्वायर। बेटा यहां पे मैं क्या करता हूं, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू बनेगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी। और व्हाट इज दिस ओमेगा, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अरे हाँ या ना बेटा, यहां पे ये जो आपको ओमेगा दिख रहा है, इस ओमेगा की वैल्यू के अंदर कौन है, एल और सी है। इसका मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर के वैल्यू को अगर हम लोगों ने एडजस्ट किया और इतना एडजस्ट किया कि वो क्या बन जाए, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी बन जाए, तो हम लोगों ने किसको अचीव किया बेटा, रेजोनेंस के कंडीशन को अचीव किया। यहां तक समझ में आई बेटा बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ओमेगा की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज ओमेगा, दैट इज 2 पाई एफ इज इक्वल टू, बोलो, अंडर रूट ऑफ एल सी। और यहां पे f इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी, बराबर। अब इसको मैं नाम देता हूं ओमेगा आर, इसको लिखता हूं एफ आर। व्हाट इज दिस एफ आर, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। किसकी, सर्किट की। किसकी, कौन सा सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक है, सीरीज आरएलसी सर्किट में यह रहा आपका कंडीशन। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें होती है। सर देखो, सो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के समय होता क्या है, अगर ये फ्रीक्वेंसी में मान के चलो एक्सएल की वैल्यू बड़ी हो जाए और एक्सी की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए। एक्सएल की वैल्यू बड़ी हो जाए और एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए। या फिर हो सकता है एक्सी की वैल्यू बड़ी हो जाए और एक्सएल की वैल्यू कम हो जाए। बात समझ में आ रही है, दोनों कंडीशन समझ में आई। एक्सएल और क्या है हमारे पास, एक्सी है बेटा। हो सकता है ये बढ़ेगा और इसको क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे।
तभी जाके एडजस्ट हो सकता है ना। एक्सएल इज इक्वल टू एक्स तभी बनेगा। किसी को बढ़ाएंगे, किसी को घटा के, हो सकता है पहले ये ज्यादा था, ये क्या था, कम, तो इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। या फिर अगर ये कम हो ये ज्यादा हो तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, और इसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और ये दोनों चीजें बेटा साइमल्टेनियसली होती है। कैसे कि अगर हम देखें फार्मूला कौन सा, जेड का, तो जेड के अंदर छुपा है बेटा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करिए बेटा यहां पे, z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू कितनी है, ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी। ठीक, ओके। सो देयरफॉर z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू कितनी, 2 पाई एफ इंटू एल माइनस 2 पाई एफ इंटू सी होल स्क्वायर। अब यहां पे क्लियर कट दिख रहा है, देखो। मान के चलो कि अगर मैंने इस एफ को, किसी भी एफ को बहुत ज्यादा बढ़ाया, सपोज, या फिर घटाएंगे, ठीक है। अगर मैंने एफ को बहुत ज्यादा बढ़ाया तो ये वैल्यू क्या होती जाएंगी बेटा, बोलो, बढ़ेंगी। ये वैल्यू क्या हो रही है, पूरी बढ़ रही है। ध्यान से सुनना, यहां पे क्या बोलना चाहता हूं, ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और यहां पे देखो, ये इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, बढ़ेगा। या फिर चलो एफ घटा के देखेंगे, चलो एफ को मैं घटा रहा हूं बेटा। अगर मैं एफ को घटाऊंगा तो ये वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, घट रहा है। जब डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा घट जाता है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएंगी, बढ़ जाती है। अगर ये वैल्यू बढ़ गई, पूरी वैल्यू, और ये वैल्यू क्या हो रही है, ये पूरी क्या हो रही है, घट रही है, तो ये वैल्यू बहुत छोटी बन गई 0.00 के आसपास, और ये वैल्यू कितनी बन गई, बहुत बड़ी 1000 के आसपास। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, आने वाली वैल्यू किसमें आई, माइनस में, उसका क्या किए, स्क्वायर। तो जेड मुझे बताइए फाइनली जेड बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ेगा या घटेगा, बात समझ में आई। क्योंकि आपका आर स्क्वायर के साथ बहुत बड़ी वैल्यू क्या हो जाएंगी, ऐड होगी। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा वैल्यू तक अगर हम लोगों ने घटाते चले गए तो जेड की वैल्यू हमारी बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगी। इस बात को मान रहे हो। सेकंड कंडीशन लेते हैं, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा बढ़ाया बेटा, अब देखो यहां पे फिर से वही करके देखेंगे, फ्रीक्वेंसी को बहुत बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यहां पे देखो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से डिनोमिनेटर क्या हुआ, बढ़ गया। डिनोमिनेटर जब बढ़ता है तो 1 बाय डी, बड़े डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या बनेगी, जैसे 1 बाय 1000 कितना बनेगा, 0.001 के आसपास। अरे हाँ ना, तो बड़े वैल्यू से बहुत छोटी वैल्यू क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आने वाली वैल्यू के कुछ ना कुछ बड़ी वैल्यू मिलेगी। उसका फिर क्या किए, स्क्वायर किए, तो क्या मिला, जेड की वैल्यू बताइए फिर से क्या बनी, बढ़ गई। तो इसका मतलब सर कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा कम करें तो भी जेड बढ़ रहा है, और फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा बढ़ाए तो भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर इसके ऊपर हम लोगों ने ग्राफ बनाया बेटा इस तरह से कि अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूं, दैट इज जेड वर्सेस दिस इज फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो मैं बोलता हूं कि जैसे जैसे आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू किया, देखो फ्रीक्वेंसी को मैं एक लाइन, एक पॉइंट लेता यहां से, फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या किया, देखो यहां से फ्रीक्वेंसी को कम करना शुरू किया, तो जेड बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो देखो जेड बढ़ेगा इस तरह से, अरे हाँ या ना। फिर फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या किया बेटा, बोलो, बढ़ाना शुरू किया, तो भी जेड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये देखो बढ़ रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पे आपका जेड कैसा होगा बेटा, मिनिमम होगा, और इस जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी, आर के बराबर होगी। दिख रहा है सबको, ये जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी, आर के बराबर। तो यहां पे मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ये समझ में आया। whenever you are going to increase the frequency, z is also increases. if suppose you are going to decrease the frequency, z also increase, z तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन एक ऑप्टिमम वैल्यू पे आपके z की वैल्यू क्या हो रही है, सबसे कम। और ये कंडीशन कौन सी कंडीशन है हमारी, रेजोनेंस कंडीशन, जहां पे आपका क्या हो रहा है, बोलो, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी हो रहा है। क्योंकि ये कंडीशन हम लोगों ने कौन सी अचीव की बेटा, रेजोनेटिंग कंडीशन, जिस समय आपकी जेड की वैल्यू कैसी है, आर के बराबर है। ठीक, अगर इसको मैंने करंट के साथ निकालना शुरू किया बेटा, ये वाली डायग्राम, तो ये लाइन को मैं खींच लेता हूं, तो मुझे बताइए इस कंडीशन में जेड सबसे कम, तो करंट कैसे होगा, सबसे ज्यादा। तो अगर मैं रिड्रॉ करूं इसको, तो किसके मतलब किसके वर्सेस कौन, दैट इज करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो क्या बनेगा, इसके उल्टा बनेगा ना डायग्राम। आपका Z अगर कम हो रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, Z बढ़ेगा तो करंट घटेगा। कितनी सिंपल सी चीज है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत बेटा किसी को, ठीक।
अब देखो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये सारा कंडीशन देख लिए सर। जब करंट आपका क्या हो जाए, बढ़ रहा है, और करंट की वैल्यू अगर चेंज हो रही है, कौन सी करंट की वैल्यू, पीक करंट की वैल्यू, तो उसके ऊपर क्या होगा, पावर के ऊपर भी क्या हो सकता है, परिणाम होगा। क्या होगा, पावर के ऊपर भी परिणाम होगा। कौन सा पावर, जो सर्किट में आपको मिल रहा है। ठीक, चलो तो पावर बताइए, पावर का फार्मूला हम लोगों ने क्या देखा बेटा, बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर। पावर कौन सा पावर था हमारा बेटा, बोलो, दैट इज एवरेज पावर देखा हम लोगों ने। कौन सा पावर, एवरेज पावर। ये बात समझ में आई। अब एक बात भूलना नहीं है कि अगर मैंने सर्किट में बोला आपको, कौन सी चीज बोली, कि अगर मैंने किसी भी तरह से मेंशन नहीं किया है कि करंट की वैल्यू अगर मैंने दी है, तो आप कौन सा करंट समझ के चल रहे थे। अगर मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने बोला कि 10 एम्पियर करंट है, तो आप कौन सा करंट मान के चलोगे, आरएमएस। अगर मैंने बोला कि वहां पे इतना वोल्टेज है, तो आप कौन सा वाला वोल्टेज मान के चलोगे, आरएमएस वोल्टेज। अगर मैंने ऐसे बोला कि देयर इज अ 10 वॉट ऑफ पावर, तो आप कौन सा पावर मान के चलोगे बेटा। पावर में हम लोगों ने आरएमएस पावर नहीं निकाला था। तो याद रखना है, कभी भी करंट की वैल्यू अगर मेंशन की हो और वोल्टेज की वैल्यू मेंशन की हो, तो हमेशा याद रखना इसमें वो आप पकड़ के चलना, उसको आरएमएस में पकड़ के चलना, किसमें। और अगर मैंने किसी भी तरह से पावर की वैल्यू मेंशन की, तो आप कौन सा पावर लेके चलोगे, एवरेज पावर। ठीक है, एवरेज पावर, पावर की वैल्यू एवरेज में बोली जाती है, और करंट और वोल्टेज की वैल्यू आरएमएस में बोली जाती है। ये बात याद रहेगी। तो अगर मैंने बोला एवरेज पावर, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए क्या देखा था बेटा, बोलो, दैट इज ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कॉस ऑफ फाई। ठीक है, अभी भी कुछ लोगों के मन में चल रहा है कि सर आप बहुत उसको मैकेनिकली आप जा रहे हो, आप सारे फार्मूले बता रहे हो, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है सर कि स्टार्टिंग में आपने जो झूले का एग्जांपल दिया, रेजोनेंस की कंडीशन, वो यहां पे कैसे अप्लाई होती है और क्यों इसको रेजोनेंस बोल रहे हैं, ये हमको देखना है। फिलहाल आप समझ लीजिए, पहले फॉर्मुलेशन देखेंगे और उसके बाद में एक्सप्लेन करूंगा हर वो एक चीज। क्लियर है कि क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो पहले तो समझ लीजिए पावर की वैल्यू, एवरेज पावर कितना होता है, ईआरएमएस आईआरएमएस कॉस ऑफ फाई। अरे बात समझ में आ रही है क्या। अब हम लोग आरएमएस की वैल्यू यहां पे जो निकाला था बेटा, कौन सा, ये हमारा जो आई था, क्या, कौन सी चीज, दैट इज आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर, या फिर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय जेड। तो किसकी वैल्यू हम लोग यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, मैक्सिमम करंट की वैल्यू। किसकी वैल्यू, ये बात समझ में आ रही है, कौन सी वैल्यू। तो आपके सर्किट में जो वैल्यू बढ़ेगी, सबसे ज्यादा होगी, वो कौन किसकी वैल्यू होगी, मैक्स करंट की वैल्यू होगी। यहां पे जो आपका दिख रहा है, ये कौन सा करंट है, बात समझ में आई, ये कौन सा करंट है। तो पूरे सर्किट में मान के चलो आपका करंट हीट हो रहा है कितना, 10 एम्पियर, दैट इज आई नॉट की वैल्यू कितनी है, 10। लेकिन अगर आपने जेड को अचीव कर लिया, तो आई नॉट की वैल्यू फिर से क्या होगी, 10 से भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पे हम लोग कौन सी वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं, मैक्सिमम की वैल्यू को। अगर आपकी वैल्यू क्या हो गई, आई नॉट की वैल्यू अगर 10 एम्पियर हो, और अगर आपने एक्सएल इज इक्वल टू एक्सयू मतलब रेजोनेंस के कंडीशन को अचीव किया, तो आपकी आई नॉट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वो कितनी होगी, 10 से भी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही। तो यहां पे ईआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई यहां पे जो दिख रहा है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आई नॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बेटा। तो आपका मिला यहां पे पी एवरेज इज इक्वल टू ईआरएमएस क्या होता है, बोलो, ई नॉट बाय √2 इंटू आई नॉट बाय √2। यहां तक समझ में आया। अब अगर मैंने बोला कि सीरीज आरएलसी सर्किट में हम लोगों ने किसको अचीव किया, रेजोनेंस की कंडीशन को, तो आपका रेजोनेटिंग सर्किट किसके तरह बिहेव करता है, इंडक्टिव सर्किट की तरह, कैपेसिटिव सर्किट की तरह, या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह। बहुत बढ़िया, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह अगर बिहेव कर रहा है, तो मुझे बताइए वहां पे पावर फैक्टर रेजिस्टिव सर्किट के लिए कितना हुआ करता था, पावर फैक्टर कैसे निकला जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस फाई, पावर फैक्टर। और यहां पे फाई मतलब किसके बीच का एंगल है बेटा, ईआरएमएस और आईआरएमएस का बीच का एंगल। इफ सपोज यू आर गोइंग टू कंसीडर दिस आरएल सीरीज आरएलसी सर्किट इज अ प्योरली इंडक्टिव सॉरी रेजिस्टिव सर्किट, इसका मतलब करंट में और वोल्टेज में कितने का एंगल होगा, 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी बनी, बात समझ में आई। तो यहां पे क्या बना, दैट इज इंटू 1। तो यहां पे मैं लिखता हूं पी एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट, क्या लिखा मैंने, ई नॉट आई नॉट बाय √2 इंटू √2 इज क्या मिला, 2। अब यहां पे देखिए ई नॉट आई नॉट इज व्हाट, वोल्टेज इंटू करंट। क्या दिख रहा है आपको यहां पे, पावर मैक्स, ये भी पावर ही होता है ना, क्या मिलेगा, पावर मैक्स बाय 2। या फिर अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा, सिंपल, इसको ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक चलेगा किसी को बेटा। ई नॉट वोल्टेज इज व्हाट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोल्टेज, करंट इंटू
रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज पी एवरेज इज इक्वल टू, बोलो हाँ, करंट इंटू रेजिस्टेंस, दैट इज करंट इंटू रेजिस्टेंस। यहाँ पे जेड नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे अभी, आर इंटू आई नॉट बाय 2। तो क्या बना आपको, बोलो आई नॉट स्क्वेयर आर बाय 2। इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं पावर एवरेज को। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। इसको ई नॉट के भी फॉर्म में लिख सकता है। अगर मैंने यहां पे आई नॉट को, व्हाट इज द करंट, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज मतलब कौन, ई नॉट, ई नॉट इंटू ई नॉट, ई नॉट स्क्वेयर बाय 2 इंटू आर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो आपका पावर एवरेज का फॉर्मूला आप करंट के फॉर्म में सिर्फ और वोल्टेज के फॉर्म में सिर्फ यहां पे लिख सकते हो, और इसका काम हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में काम आएगा। आई बात समझ में, सभी को समझ में आया? तो मुझे बताइए यहां पे कौन से चीजें आपने क्या की, बताइए कौन से चीजें आपने ऑब्जर्व की। पहली चीज कौन से चीजें आप लोगों ने ऑब्जर्व की बेटा, पहली चीज बोलो। हाँ, कि सीरीज आरएलसी सर्किट, इन सीरीज आरएलसी सर्किट में इफ वी अचीव, क्या किया हम लोगों ने, इफ वी अचीव रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन को क्या किया, अचीव किया। मतलब ही क्या बोलो, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, अगर हम लोगों ने क्या किया, अचीव किया, उस समय आपको यहां पे याद रखना है कि आपकी आई नॉट की वैल्यू किसके बराबर होगी, ई नॉट बाय जेड। इसका मतलब आपका आई नॉट क्या होगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, करंट क्या होगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, और यहां पे जेड क्या होगा, सबसे ज्यादा मिनिमम होगा, और जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी, आर के बराबर होगी। यहां तक समझ में आया? इट मीन्स द सीरीज RLC circuit, series RLC circuit is acts like purely, बोलो, रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगी पूरी की पूरी। इसका मतलब और एक चीज कौन सी होती है, इट मीन्स द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज, क्योंकि आपका यहां पे क्या क्या चीज हो गई, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, दोनों भी क्या हो गए, आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज मतलब दोनों भी किसमें है, अपोजिट फेज में, तो दोनों भी क्या हो गए, कैंसल। इसका मतलब जो भी कुछ वोल्टेज मिल रहा है किसके अक्रॉस में, रजिस्टर के अक्रॉस में, इज सेम दैट ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, वो किसके बराबर होगा, सप्लाई वोल्टेज। और जो सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड किया है वही किसके बराबर होगी, रजिस्टर, क्योंकि आपके पूरे सर्किट में भी इंडक्टर भी चला गया और कैपेसिटर भी चला गया, क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर बचा है। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहां पे 4th नंबर का पॉइंट समझ लीजिए, कौन सी चीज, अगर हम लोगों ने रेजोनेंस को कंडीशन को यहां पे अचीव कर लिया बेटा, क्लियर है, तो मुझे बताइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको कौन से चीज दिख रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है क्या, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आपको कितनी मिली, दैट इज अंडर रूट ऑफ एलसी, एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एलसी। इसका मतलब ये कि आपकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इज डिपेंडिंग ऑन ओनली एल एंड सी, एल और सी के ऊपर क्या करेंगी, डिपेंड करेंगी। ये बात समझ में आई, नॉट आर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी तरह का दिख रहा है क्या आर, बेटा यहां पे आर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन ये आर इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए, कि ये आर मैं यहां पे लिख रहा हूं, दैट आर डेफिनेटली अफेक्ट्स दी करंट, मैक्सिमम करंट को क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा ही करेगा। क्यों सर, क्योंकि आपको पता है बेटा यहां पे करंट की वैल्यू किसके बराबर, ई नॉट बाय आर के बराबर। ये बात समझ में, इट अफेक्ट्स दी, यहां पे लिख रहा हूं, इट अफेक्ट्स दी पीक करंट, लिखेंगे क्या लिखेंगे, पीक करंट एंड शार्पनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी। सर क्या लिख के दिया आपने,
आर इज डेफिनेटली अफेक्ट दी पीक करंट, पीक करेंगे तो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। साइड बाय साइड क्या लिखा है मैंने, बोलो, ये फ्रीक्वेंसी के शार्पनेस को भी अफेक्ट करता है। भले ही ये फ्रीक्वेंसी को बनाने में घटाने में यहां पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के शार्पनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। सर हमको समझ में नहीं आया, बताइए, देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है, कि शार्पनेस क्या होती है फ्रीक्वेंसी। ओके, आई बात समझ में। तो शार्पनेस की कंडीशन क्या, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, शार्पनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी देखेंगे। अब ये रेजोनेटिंग कंडीशन अचीव अगर हम लोग आरएलसी सर्किट में एल और सी को एडजस्ट करके अचीव करते हैं तो हमारे मशीन में क्या किस तरह का इंपैक्ट होगा। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग एक देखेंगे एग्जांपल, ठीक है, किस तरह से। अब मैं थोड़ा सा यहां से 20 साल मतलब पहले के जमाने में जाता हूं। कितने लोगों ने पहले के जमाने की टीवियां देखे होंगे रे, जिसमें वहां पे बिना रिमोट के टीवी थी। अब कुछ लोगों के हाथ खाली नीचे जाएंगे, रिमोट नहीं था, उसको ऐसा घुमाने का था, बराबर है, इस तरह से कट कट कर करके घुमाने का था। कुछ कुछ ब्लैक एंड व्हाइट थे, याद होगा। कितने लोगों ने यहां पे बैठे हुए लोगों ने एंटीना देखा है टीवी के ऊपर, बहुत बढ़िया। आपने देखा होगा बेटा यहां पे इस तरह की टीवी, और टीवी के ऊपर क्या मिलता था, एंटीना, ठीक है। तो कभी कभी हवा आने के बाद ये एंटीना घूम जाता था और उधर इधर एक आदमी, ऊपर एक आदमी उसको एडजस्ट किया कर देता है। भाई फिलहाल ये उस जमाने, उस एरा के आप लोग नहीं हो, उस जमाने से हम लोग आए हैं, जिसकी वजह से हमको पता है। तो ये एंटीना क्या करता है, सुन लो बेटा। अब मान के चलो इस टीवी में दिख रहे 3 तरह के, हम लोग क्या बोलेंगे, सुन लो, 3 तरह के चैनल्स, चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 2, चैनल नंबर 3, क्लियर। अब ये एंटीना में सिग्नल आ रहे बेटा। अब एंटीना पकड़ो, या एंटीना की जगह पे आप लोग वो पकड़ो, क्या छतरी होती है ना अपने घर के ऊपर लगाई होती है, और नीचे क्या लगा होता है बेटा, यहां पे एक सेटअप बॉक्स, याद होगा। सेटअप बॉक्स क्या करता है, आपका जो रिमोट है, रिमोट को जैसे बटन दबाते, जैसे 1 दबाया आपका एक चैनल सिलेक्ट हुआ, 2 दबाया आपका चैनल सिलेक्ट हुआ, 3 दबाया आपने चैनल सिलेक्ट हुआ, ठीक है। अब यहां पे एंटीना पकड़िए या फिर वो वाला छतरी पकड़िए, ये रही आपकी घर के ऊपर की छतरी, कुछ इस तरह से होती ना, कॉनकेव टाइप का, ठीक है, इस तरह से लगाई होती है, ठीक। अब ये जो छतरी है बेटा, ये सभी तरह के सिग्नल्स क्या करती है, कैप्चर करती है। मान के चलो मैंने सिग्नल बोला 100 हर्ट्ज, ठीक, 101, उसके बाद 102, कितने फ्रीक्वेंसी इसने अचीव किए, बोलो, 3 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या लेके आती है, दिस ऑल वेव्स, ये जो वेव्स है ये कौन सा क्या लेके आ रहे हैं, सिग्नल लेके आ रहे हैं। कहां से, जहां से वो क्या कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला सिग्नल, ये सिग्नल और ये सिग्नल तीनों भी फ्रीक्वेंसी लेके आ रहे। तो हमारी छतरी ने क्या किया, तीनों भी सिग्नल को क्या किया बेटा, बोलो, कैप्चर कर लिया। अरे किया नहीं किया, बहुत बढ़िया। कैप्चर करने के बाद ये सिग्नल पूरा का पूरा वायर से कहां पे चला गया बेटा, सेट ऑफ बॉक्स में। किसमें चला गया, सेट ऑफ बॉक्स में, बहुत बढ़िया। जैसे ही सेट ऑफ बॉक्स में चला गया, इसका मतलब सेट ऑफ बॉक्स के अंदर कितने चैनल्स अवेलेबल है, तीनों भी। मान के चलो बेटा कि 100, यहां पे फिर से एक बार अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, 101, 102, 103 हर्ट्ज के यहां पे क्या दिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स दिख रहे हैं बेटा। 101 या फिर सॉरी 100 करेंगे, इसको 1 करेंगे, इसको 2 करेंगे, ठीक। 100 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी में आपको मान के चलो दिख रहा है संस्कार टीवी, ठीक है, जहां पे बन रहे बेटा कौन, रामदेव बाबा का योगा, ठीक है। 101 दिखा है, यहां पे दिख रहा है बेटा कौन, पोगो, क्या दिख रहा है, पोगो। और 102 में दिख रहा है बेटा कौन सा, दैट इज कौन सा, फैशन टीवी, दूरदर्शन। दूरदर्शन अभी कौन देखता है वैसे, हाँ, फैशन टीवी, ठीक है, चलो ठीक। अब रही टीवी, सॉरी, सुन लो बेटा, ठीक। अब सिग्नल कितने आ गए, तीनों भी सिग्नल आ गए, ठीक है। अब जो अबरार बैठा है, अबरार बैठा है यहां पे टीवी के सामने, टीवी के अंदर कितने सिग्नल आ गए, 3। अबरार को देखना है बेटा कौन सा, पोगो। खाना वाना खा लिया, अबरार को देखना है पोगो, ठीक है। जैसे वो बटन दबाएगा, बटन नंबर 1, बटन नंबर 2, बटन नंबर 3, क्लियर है। जैसे ही बटन नंबर 2 दबाया, क्या लगा, पोगो, ठीक है। पप्पा आ गए उसके अचानक से, पप्पा ने पहले उसको इंटीमेशन दिया था बेटा पोगो वोगो इस तरह के कार्टून वार्टून देखना नहीं,
कार्टून देखना ही इससे दिमाग खराब होता है, आपका पूरा नुकसान हो जाएगा, ऐसा वैसा उसको अबरार को बोल दिया। पापा बोले बेटा जिंदगी में अगर कुछ अच्छी जिंदगी गुजारने हो तो संस्कार टीवी देखो, और उसमें क्या देखो, रामदेव बाबा का योगो। ठीक है, अब अबरार को देखना है पोगो, पप्पा बोल रहे उसको योगो। अब इसके सामने दो चीजें आ गई, रामदेव बाबा का योगो देखे या पोगो देखे। जैसे वो पप्पा है बटन दबा रहा, कौन सा वन, कौन सा चैनल लगा, संस्कार टीवी, पप्पा चले गए, क्या दबा रहा है। अब अगर मूड करे फैशन टीवी, आई बात समझ में, दबाएगा कौन सा 3, तो क्या होगा, फैशन टीवी लगेंगे। बात समझ में आ रही है। अब मुझे बताइए जैसे उसने बटन दबाया बेटा, कौन सा 1 दबाया, 1 दबाने के बाद आपके सिग्नल में कितने तरह की फ्रीक्वेंसी आ रही है, 101 हर्ट्ज, 102 हर्ट्ज, 103 हर्ट्ज, या फिर 100 हर्ट्ज, 101 हर्ट्ज, 102 हर्ट्ज। आपके बटन दबाने से सेटअप बॉक्स के अंदर कौन है बेटा, बोलो, आरएलसी सर्किट है। क्या है, आरएलसी सर्किट। ये आरएलसी सर्किट में बटन दबाने से एल और सी को उसने इस तरह से एडजस्ट किया कि सर्किट के अंदर की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गई, 101 हर्ट्ज के बराबर हो गई। तो अब मुझे बताइए सर्किट की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज और आने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100 भी है, 101 भी है और 102 भी है। तो मुझे बताइए ये कौन से करंट को अलाउ करेगा, जिस करंट की वैल्यू 101 हर्ट्ज की वैल्यू शो करती है। इसका मतलब सर्किट ने, सेटअप बॉक्स ने किसको सिलेक्ट किया, 101 हर्ट्ज के समय, क्योंकि इसके लिए करंट सबसे ज्यादा है, पावर भी सबसे ज्यादा है। करंट कितना होगा, E0/R होगा, और पावर कितना होगा, I02R/2 होगा। बात समझ में। उसने कितना दबाया, बाद में अचानक से क्या किया, बटन नंबर 1 दबाई। जैसे बटन नंबर 1 दबाई उसने एल और सी को क्या किया बेटा, बोलो, एडजस्ट किया। अगर इसको एडजस्ट करेगा तो आरएलसी सर्किट में एल और सी को एडजस्ट करने से आरएलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी कितनी एडजस्ट हो जाएगी, 100 हर्ट्ज। और सिग्नल में कितने तरह की फ्रीक्वेंसी, तीनों भी तरह के, तो क्या होगा, कौन सी सिलेक्ट हो जाएगी, कितने हर्ट्ज की। तो बाहर वाले की फ्रीक्वेंसी आपके सेटअप बॉक्स वाले फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो जाए, मैच हो जाए। और फ्रीक्वेंसी को मैचिंग होना, इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, रेजोनेंस। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था अगर झूले में झुलाने वाले की फ्रीक्वेंसी और झूलने वाले की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, मैच हो जाए, तो कंडीशन में क्या हो जाती है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। और एम्पलीट्यूड को अचानक से बढ़ना, उसी को क्या बोला जाता है, रेजोनेंस। अब समझ में आया कि इसको क्या नाम दिया था, रेजोनेंस। बात समझ में। लेकिन सर ये यहां पे 3 ही यहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं है। जब आप लोग उसको रेडियो लेते हो, आप टीवी लेते हो या कुछ भी लेते हो, तो उसके अंदर क्या है बेटा, बहुत सारे हजारों टाइप्स की फ्रीक्वेंसी है। क्या है, हजारों टाइप की फ्रीक्वेंसी। तो आपके सेटअप बॉक्स में या फिर आपके रेडियो में इस तरह की प्रोविजन होना चाहिए कि जब इसको एडजस्ट करेंगे, तो मान के चलो जब इसे उसने बटन दबाया, अब बटन वाली चीज छोड़ दीजिए, यहां पे हम लोगों ने क्या लिया, एक नॉब लिया। पुराने जमाने में जो टीवी थी बेटा, उसके अंदर क्या था, ऐसा नॉब था। अब जब हम लोग एडजस्ट करेंगे, उसके पप्पा आए, उसने क्या एडजस्ट किया बेटा, बोलो, नॉब को घुमाते घुमाते कितने पे लेके आया, 100 हर्ट्ज पे आया। कौन सा चैनल दिखेगा, अरे कौन सा दिखेगा, संस्कार टीवी। फिर घुमाते 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 वो चला गया बेटा 100 पॉइंट कितने पे, 5 पे। अब ये 100.5 के बाद कौन सी चैनल आने वाला है, पोगो, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है, 101। अब मुझे बताइए 100.5 पे क्या होगा, अरे क्या होगा, अरे रामदेव बाबा भी दिखेगा और पोगो का कैरेक्टर भी दिखेगा। तो याद वहां पे पीछे से आवाज आएगा, रामदेव बाबा का योग करो 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 करो, जल्दी जल्दी करो। रामदेव बाबा की स्टाइल है ना, वैसे करते, पता है क्या, अरे करो करो, एक पैर ऐसे इधर, एक पैर ऐसे इधर, और करते रहो। ठीक है, याद होगा आपको, कौन सा बटरफ्लाई वाला है ना। तो और पीछे और चित्र दिखेंगे, पिक्चर दिखेंगे, कौन से, पोगो। पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, याद होगा। तो वहां पे क्या बोलते उसको, मिस्टर इंडिया की जो, क्या मिस्टर इंडिया में कौन सी वो था, मेरे को अभी भी याद है। तो हम लोगों ने एडजस्ट किया था, ठीक है ना। एडजस्ट करने के बाद वहां पे दिख रही थी श्रीदेवी, क्या दिख रही थी, श्रीदेवी। श्रीदेवी का पिक्चर दिख रहा था, वो श्रीदेवी ऐसे हिल रही थी, ठीक है, क्योंकि जो इमेज है वो ऐसे लहरती थी। और उसके पीछे से आवाज आ रहा था धर्मेंद्र का, सॉरी सनी देओल का, ठीक है। जानी एक बात समझ, कदम जरा कदम संभाल के चल रहा हूं। यहाँ पे लिपसिंग कौन कर रही है, तो क्या हो गया था बोलो, दोनों भी सिग्नल क्या हो गए थे, एक के साथ क्या हो गए थे, ओवरलैप हो गए थे।
ठीक है, एक पिक्चर चल रहा था कोई तो, और पीछे से आवाज आ रहा था किसका? अमरीश पुरी जी का। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। याद है ना? नहीं पता? अमरीश पुरी जी का याद आवाज नहीं है? जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो ये जो चीज थी कौन सी कि दो चैनल्स का क्या होना, ओवरलैप होना। अब ये किसके वजह से अचीव हुआ बेटा बोलो? अरे किसके वजह से हो गया इस तरह से कि जब आपने नॉब घुमाया तो आपने कितने फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट किया, आपने कितनी फ्रीक्वेंसी को बनाया? 100.5। अब 100.5 के पहले कौन आ रहा है? 100 संस्कार टीवी, और 101 पे कौन सा आ रहा है? पोगो। आपने सिलेक्ट किया 100.1, तो दोनों भी चैनल क्या हो जाएंगे? आपने देखा होगा किसके घर में अगर रेडियो होगा तो रेडियो को जब एडजस्ट करता है तो दो चैनल मिक्स हो जाते हैं समटाइम्स। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह कि जब यहां पे फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट या फिर सिग्नल ब्रॉडकास्ट किया जाता है, उन दो फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रखी जाती है? गैप। जैसे 98.3 FM इट्स हॉट, याद है? तो 98.3 के बाद जो भी सिग्नल रहेगा वो 98.3 या फिर 98.4 नहीं रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ गैप होगी। कितनी गैप होगी? वो डिपेंड करता है करंट पे और उसके पावर पे। बताऊंगा अभी कैसे। बात समझ में आई? तो फ्रीक्वेंसी जो है, ये फ्रीक्वेंसी क्या किया जाता है? दो फ्रीक्वेंसी, दो सिग्नल्स के बीच में क्या रखा जाता है बेटा बोलो? गैप रखी जाती है, क्योंकि आपके दो सिग्नल एक ही बार में क्या ना हो जाए? फेडअप ना हो जाए या मिक्स ना हो जाए। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो आपको समझ में आया रेजोनेंस का कंसेप्ट? ठीक है, अब देखेंगे। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे बेटा? काम करेंगे। किसके ऊपर? शार्पनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अब देखिएगा, तो पहले तो समझ लीजिए ये चीज क्या है सर। यदि हम लोगों ने ऐसे बोला, सुन लो अच्छे से, मैं ये सिग्नल ले रहा हूं, ये वाला, इसको अपन बोलेंगे दैट इज ω1। ये क्या है बेटा हमारा? ω/r, और ये क्या हमारा? ω2। क्लियर है? अब यहां पे हम लोग एक काम करेंगे, ये सिग्नल इस तरह से लेंगे, ऐसा रहा। क्लियर है? तो आपके यहां पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ω/r? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या ये? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जैसे आपने बटन दबाया, कितने का बटन दबाया बेटा बोलो? 1 नंबर। 1 नंबर पे कौन सा सिग्नल सिलेक्ट, अपना कौन सा चैनल सिलेक्ट हो गया? संस्कार टीवी। इसका मतलब यहां पे बाहर के फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके बराबर होगी? FR के बराबर। या फिर बाहर की फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होगी? ω/r के बराबर। यह बात समझ में आई? अब हमको यहां पे देखना कि अगर ये आपका 101 हर्ट्ज है, ये कौन सा है? 100, और ये कौन सा है? 102। आपको देखना है कौन सा? संस्कार टीवी। ये कौन सा चालू है फिलहाल बोलो? 101 पे कौन है? पोगो। जैसे आपने क्या किया बेटा बोलो? 100 हर्ट्ज सिलेक्ट किया, तो ये जो लाइन है, ये है लाइन कहां पे सिलेक्ट हो जाएगी? यहां पे शिफ्ट हो जाएगी, लाइक दिस, ऐसे होगी। ये बात समझ में आ रही है? तो आपने क्या सिलेक्ट किया बेटा बोलो? 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट की, तो आपके यहां पे ये W1 क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? WR में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? क्लियर हो गया? आपको दूसरी सिग्नल देखना है, तो आप क्या करोगे बेटा बोलो? 102 पे जाना है, तो क्या करोगे? इस तरह से इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाली वैल्यू। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है, समटाइम्स पुराने जमाने में RLC सर्किट जो बनाए जाते थे, उसमें बाकी के चैनल्स भी क्या हो जाते थे? फेडअप हो जाते थे, और यहां पे सिग्नल्स क्लियर नहीं मिलता था। इसके लिए पीछे का रीजन क्या है बेटा? 3 तरह के कारण, हम लोग 3 तरह के ग्राफ्स देखेंगे और हमको समझेंगे। ये एक ग्राफ ले रहा हूं मैं, ये सेकंड और ये थर्ड। दिख रहा है सबको? ठीक, अब देखिए, ये लाइन किसको दिखाती है? ये लाइन, इसको मैं बोलूंगा दैट इज I01 बोलूंगा। क्या बोलूंगा? I01। अब ये I01 मान के चलो ये रेजोनेटिंग कंडीशन है, जिसमें क्या हो गया बेटा बोलो? ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होगी? ω/r, या फिर f की वैल्यू किसके बराबर होगी? FR। इसके दो साइड में दो चैनल्स है हमारे। ये कौन सा है? दैट इज 101 पोगो चैनल। दो साइड में कौन सा है? 100, और ये कौन है? 102। ये जो दोनों चैनल्स है, इन दोनों चैनल्स में कितने का गैप होना चाहिए? मतलब आपका पिक चैनल जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? I01। और ये जो दिख रहा है, ये दो चैनल्स, ये किसके बराबर होता है? दैट इज I0/√2। ये जो चैनल है, इसका नेक्स्ट चैनल कम से कम कितने दूरी पे होना चाहिए? तो ये इतने दूरी पे होना चाहिए। अगर इस समय करंट अगर आपका I01 अगर फ्लो होता हो, तो उसके पहले वाले चैनल या फिर नेक्स्ट माइनल चैनल के समय कितना करंट कम से कम फ्लो होना चाहिए? I0/√2। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब मुझे बताइए, मैं 3 ग्राफ निकालता हूं,
क्लियर। अब दूसरी चीज यहां पे पावर की भी बात कर लेते हैं, इसको पर मैं थोड़ी देर के लिए रब कर लेता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। अब मुझे बताइए यहां पे ये अगर आपका पावर मैक्सिमम दैट इज एवरेज पावर की वैल्यू शो कर रहा है, तो इतना जब करंट फ्लो होगा, कितना आई नॉट बाय रूट टू, इस समय कितना पावर रहेगा सर्किट में इस चैनल के लिए, ये वाले चैनल के लिए, बोलो कितना होगा, निकालना पड़ेगा। मैंने बोला पावर का फॉर्मूला क्या था बेटा, बोलो, दैट इज आई नॉट स्क्वेयर बाय आर बाय टू। आई नॉट की वैल्यू कितनी बन गई, आई नॉट बाय रूट टू, तो आई नॉट बाय रूट टू, तो आई नॉट स्क्वेयर बाय टू हो गया, ये रूट टू की स्क्वेयर कितना बनेगा, 2 इंटू आर बाय, फिर से बचा कौन है, 2, आई नॉट स्क्वेयर बाय आर, सॉरी आई नॉट स्क्वेयर आर बाय 2, ये किसकी वैल्यू होती है बेटो, ये किसके बराबर है, पी मैक्स, और बचा कौन है, डिवाइडेड बाय 2। तो उस समय आपका पावर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 के बराबर, किसके बराबर, पी मैक्स बाय 2। तो पावर कितना हो गया, हाफ। तो याद समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूं, जिस समय जिस चैनल को आपको सिलेक्ट करना हो, उसके दोनों भी साइड में जो दूसरे चैनल्स है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ही होनी चाहिए कि उस समय उसको पावर कितना मिले, आपके मैक्सिमम पावर के हाफ मिले। यह समझ में आया, ठीक। तो ये लाइन समझ में दिख रही है आपको, ये लाइन समझ में आ रही है, ठीक। अब देखो आगे बढ़ेंगे। यदि मैंने आर को इस तरह से एडजस्ट किया, मैंने स्टार्टिंग में क्या लिख के दिया, बोलो, आर इज डेफिनेटली अफेक्ट द पीक करंट एंड शार्पनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैंने उतनी रखी, फ्रीक्वेंसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एल और सी। अगर मैंने एल और सी को क्या किया, एडजस्ट किया, तो फ्रीक्वेंसी तो वही रही, लेकिन देखो आपके आर एडजस्ट करने से ग्राफ चेंज हो गया। फ्रीक्वेंसी आपकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही क्या, नहीं हो रही, हो रही क्या, बोलते चलो, हो रही क्या। अगर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन देखो ग्राफ देखो कुछ ऊपर चढ़ गया। इस ग्राफ में कितना था, आई नॉट 1, इस ग्राफ में कितना होगा, आई नॉट 2। तो इस समय आपने आर के पहले वाले वैल्यू से, पहले वाले सेट ऑफ बॉक्स में आर की वैल्यू कितनी थी, 1000 ओहम, अब कितना है, 500 ओहम। आपने क्या किया, आर को घटाया। जैसे आर को घटाएंगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी तो वही है, और फ्रीक्वेंसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एल और सी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए एल और सी रिप्रेजेंट है, दोनों भी ग्राफ में एल और सी बेटा सेम है। बस पहले वाले ग्राफ में आपने क्या किया, आर को कम रखा या ज्यादा रखा, ज्यादा रखा। दूसरे बार आपने आर को क्या किया, कम रखा। ये बात समझ में आई। तो इसको मैंने नाम लिया बेटा कौन सा, दैट इज आई नॉट 2। अब यहां पे पावर हाफ करना पड़ेगा ना, तो ये क्या बनेगा, आई नॉट बाय रूट 2। कौन सा, आई नॉट 2 बाय रूट 2। इसका नंबर अपने दिया कौन सा, या फिर आई नॉट डैश लिखेंगे तो इसका नाम क्या बनेगा, बोलो, आई नॉट डैश बाय रूट 2। तो ये किसके बराबर, ये अगर पावर मैक्स बोलता हूं, दैट इज पावर मैक्स डैश, तो ये क्या बना, पावर मैक्स डैश बाय 2। पावर क्या हो जाएगी, हाफ। अब देखिए बेटा ये जो लाइन है, ये लाइन हाफ पावर को शो करती है। सिमिलरली ये भी क्या करती है, हाफ पावर को शो करती है। इसको पकड़ के मैं नीचे खींचू, और इसको पकड़ के मैं नीचे खींचू, बेटा इसको जूम करना थोड़ा सा, ठीक। पहले वाले समय में और दूसरे वाले समय में क्या दिख रहा है, पहले वाले समय में कितना वो पावर हाफ करने के लिए इतना बैंड लिया करता था, इतना बैंड। और जब मैंने रेजिस्टेंस को कम किया और करंट को बढ़ाया, तब कितना बैंड ले रहा है, इतना बैंड। और इस बैंड को बोला जाता है बेटा बैंडविड्थ। तो देखो यहां पे ध्यान से देखना, ये वाला इतना बैंड है, ठीक। अब ये बैंड किसको शो करता है, सुन लो अच्छे से। इस समय इतने फ्रीक्वेंसी रेंज को वो क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। पहले जब आपका क्या कर रहा था, ये कौन सा था, दैट इज कैसा था, यहां पे आर कैसा था, हाई आर। यहां पे क्या है, आर कैसा है, लो आर। जब आपका आर कैसा था, हाई था, तो इतने फ्रीक्वेंसी रेंज क्या करता था, सिलेक्ट। मतलब मान के चलो मैंने 101 हर्ट्ज को सिलेक्ट किया, तो ये क्या है, बोलो, 10 0.1 10 0.2 10 0.3 10 0.4 10 0.5। और ये देखो ये कितना है, 10 0.3 और ये 10 0.5। तो पहले के समय जब आपका आर कैसा था, हाई था, उस समय उसने ज्यादा बैंड सिलेक्ट किया। और जब आपका लो था आर, तो उसने क्या किया, कम बैंड सिलेक्ट किया। तो कम फ्रीक्वेंसी रेंज को क्या करेगा, वो सिलेक्ट करेगा। कौन सी कंडीशन अच्छी कंडीशन कहलाएंगी,
पहली वाली कंडीशन या दूसरी वाली कंडीशन? आप बताइए कौन सा वाला? अगर आपको मशीन बनाना है, एक टीवी बनानी है, एक रेडियो बनाना है, आप पहले वाली कंडीशन को अचीव रखोगे, करोगे, या सेकंड वाले? सेकंड वाले। क्यों बेटा बोलो? बहुत बढ़िया। आप यही चाहोगे कि जो सिलेक्ट करेंगे चैनल वही दिखे, ना कि आजू बाजू के दिखे। बेटा आपका ये जो बैंडविड्थ जितना बड़ा होगा उतने सिग्नल्स वो क्या करेगा? साथों साथ सिलेक्ट करेगा, तो आपकी क्लैरिटी अच्छी होगी क्या? ये बात समझ में आई? तो जितना बैंडविड्थ कम होगा उतना अच्छा, उतना क्वालिटी अच्छा। उसका मतलब क्वालिटी मतलब क्या है? शार्पनेस। तो मैंने पहले ही लिख के दिया, क्या बोलो? आर डेफिनेटली अफेक्ट्स दी पीक करंट, और पीक करंट को अफेक्ट करेगा तो शार्पनेस को भी क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। तो आपने क्या किया? जब लो होगा आर तो शार्पनेस कैसा होगा? शार्पनेस कैसा होगा? हाई। कैसा होगा? हाई। आई बात समझ में? और जब आर आपका हाई होगा तो शार्पनेस कैसा होगा? लो। आप ही बोलना है। लो अगर आर हो तो शार्पनेस कैसा होगा? हाई। और शार्पनेस हाई होगा, इसका मतलब आपका क्वालिटी कैसी होगी? हाई। बात समझ में आई? कैसे होगी? तो आप जो रेजोनेटिंग सर्किट बनाए, सीरीज आरएलसी सर्किट, ये आपका कौन सी सर्किट कहलाती है? इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्टर सर्किट। कौन सी सर्किट? एक्सेप्टर सर्किट। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत बेटा किसी को? ठीक है, ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब बैंडविड्थ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? तो आपका मैक्सिमम करंट जो सिलेक्ट करेंगे उस समय आपका क्या होगा? करंट कितना होगा? आई नॉट। तो जो दोनों भी आपके एडजेसेंट साइड के फ्रीक्वेंसी हो गए, उस समय करंट मिनिमम कितनी सिलेक्ट की जाती है? आई नॉट बाय √2। जब आपका सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के समय अगर पावर कैसा हो? मैक्सिमम, तो उसके एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी के समय पावर कितना होता है? कम से कम बोलो, हाफ हो जाती है। यहां तक समझ में आया? ठीक है। और मुझे बताइए, और अगर इसको मैंने क्या करूं? शार्प करूं। जितना शार्प करते जाएंगे उतना उतना क्या होगा? बैंडविड्थ कम हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ? अगर किसी ने पूछा कि बैंडविड्थ क्या है, तो क्या बोलोगे? सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के दो एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी होते हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब ही क्या है? बैंडविड्थ। क्लियर? बैंडविड्थ जितना बड़ा उतना शार्पनेस कम, बैंडविड्थ जितना कम उतना शार्पनेस, जितना शार्पनेस ज्यादा उतनी क्वालिटी अच्छी। आई बात समझ में? आपने तो मशीन बना लिया बेटा। क्लियर हो गया? तो इस सर्किट को, सीरीज आरएलसी सर्किट को क्या बोला जाता है? बोलो, क्या बोली जाती है? कौन सी सर्किट? एक्सेप्टर सर्किट। क्योंकि ये क्या कर रहा है? आपकी सीरीज आरएलसी सर्किट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, और बाकी फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर रहा है। और इसमें और एक चीज आती है, रिजेक्टिंग सर्किट। ये भी देखेंगे हम लोग। सर क्या होता है रिजेक्टिंग सर्किट? पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा वो? बोलो, रिजेक्टिंग सर्किट क्या करे? इसका उल्टा, कॉन्ट्रास्ट होगा पूरा। ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर रहा है, बाकी को रिजेक्ट कर रहा है। वो क्या करेगा? पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करेगा और बाकी फ्रीक्वेंसी को। ऐसे कहां पे जरूरत गिरी भाई? ये जरूरत कहां पे गिरती है? आपने देखा होगा पुराने समय, आज से 5, 7, 8 साल पहले जब आप फोन पे बात करते तो उतनी क्लियर आवाज नहीं आती थी। पीछे का, इधर का, उधर का आवाज आता था। अभी क्या आ गया? जियो धंधनादन। आपने जियो टू जियो कॉल करके देखा होगा कभी, और फोन पे बात की होगी, आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड सुना देता है। देखा ना? क्रिस्टल क्लियर आवाज आती है, बराबर। तो वो करता क्या है? जब आप बात करते हो तो सराउंडिंग का जो नॉइज है उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, और आपके साउंड की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। रिजेक्टिंग सर्किट क्या करता है? पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साउंड को मतलब नॉइज को क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा, और बाकी सारे अदर साउंड की फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, कुछ चीज गिर गई, ये बड़े बड़े फ्रीक्वेंसी वाले जो चीज है उसको क्या कर रहा है वो? एक्सेप्ट। और जो नॉइज होता है उसकी एक रेंज होती है और एवरेज फ्रीक्वेंसी बनती है, उस फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा। आपके सामने भी एक मशीन रखी है जिसके अंदर रिजेक्टिंग सर्किट लगाई गई है बेटा। दिख रही है? कहां पे? कैमरे में। हाँ, ये जो माइक दिख रहा है, ठीक है ना? तो ये माइक क्या कर रहा है बोलो? यहां पे फैन चालू है, बहुत सारी अलग अलग आवाजें आ रही होंगी, ठीक है ना? तो ये क्या कर रहा है बोलो? मेरी आवाज, या फिर अगर मैंने इस तरह से बजाया, इसका साउंड की फ्रीक्वेंसी, या बड़े बड़े साउंड की फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा? ये एक्सेप्ट करेगा।
और जो नॉइज है उसका एक एवरेज फ्रीक्वेंसी बनती है, उसको क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। ठीक, तो जब हम लोग इसका ग्राफ निकालने जाएंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, उल्टा ग्राफ बनेगा। करेंगे हम लोग, इसके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाला जो बैंडविड्थ है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, और इसके बैंडविड्थ का फॉर्मूलेशन देखेंगे, ठीक है। चलो सो नाउ देखेंगे अभी क्वालिटी फैक्टर। ओके, तो आई होप सबको समझ में आया शार्पनेस क्या है। जितनी आप लोग क्या करोगे, रेजिस्टेंस कम करते जाओगे उसका शार्पनेस बढ़ेगा, और ऑब्वियस बात है उसकी क्या बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ते जाएगी। ठीक, अब शार्पनेस और क्वालिटी का एक संबंध आपको समझ में आया होगा। तो अभी जो मैंने ग्राफ निकाल के दिया उस ग्राफ को मैं फिर से एक बार रीड्रॉ करता हूं बेटा। तो ये रहा आपका ग्राफ। तो यहां पे मैंने बोला कि आपके एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी ये रही, और आपकी सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ये है, दैट इज एफ आर। ठीक है, एफ आर को मैं ऐसे फिलहाल तो ऐसे बोलता है, दैट इज ओमेगा आर। तो ये कौन है हमारी ओमेगा 1, और साइड वाली कौन है, ओमेगा 2। यहां तक दिख रहा है सबको। ये वैल्यू कितनी थी बेटा, बोलो। ये हमारी कौन सी, दैट इज आई नॉट। तो ये कौन सी है, दैट इज आई नॉट बाय √2। अगर इसको मैंने बोला पावर मैक्स, तो ये क्या बनेगा, पावर मैक्स 2। यहां तक समझ में आई, बहुत बढ़िया। चलो आगे। तो मैंने क्या बोली थी बेटा, यहां पे ये वाला इस वैल्यू को लिखता हूं मैं, दैट इज डेल्टा ओमेगा, और इसको भी लिख रहा हूं मैं कितना, डेल्टा ओमेगा। तो ये जो चीज है दैट इज एडजेसेंट आपकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज रहेगी, इस रेंज को बोला जाता है बैंडविड्थ। ये क्या है, दैट इज बैंडविड्थ। बहुत बढ़िया। ये जो आपको बैंडविड्थ दिख रहा है, ये बैंडविड्थ किसके बराबर है बेटा, बोलो। दैट इज बैंडविड्थ किसके बराबर है, दैट इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा, दैट इज डेल्टा ओमेगा और डेल्टा ओमेगा। दिख रहा है सबको। कुछ कुछ बुक्स में वहां पे लिखा होता है सिर्फ और सिर्फ डेल्टा ओमेगा। तो आपको ये कंसिडर करके चलना है कि ये जो पूरा टोटल जो बैंड दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पूरे बैंड को ही उन्होंने क्या बोला है, डेल्टा ओमेगा। बात समझ में आई। तो अगर आपको कहीं दिखे ऐसे कि दोनों भी साइड को पकड़ के लाइन खींच के अगर उसको डेल्टा ओमेगा लिखा, तो समझना है कि अपने लैंग्वेज में वो क्या है, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। ये बात समझ में आई, क्लियर हो गया कंसेप्ट। ओके चलो, अगर मैं इसे लिखता दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 क्या होता है, दैट इज ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, तो क्या बना आपका ओमेगा 1। ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा क्या बनेगा, ओमेगा 1। आप ही बताइए ओमेगा 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, हाँ, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, ये क्या बना आपका, ओमेगा 2। आई बात समझ में। अब जैसे जैसे बैंडविड्थ घटेगा, बैंडविड्थ घटने के पीछे का रीजन बताइए, वैसे वैसे क्या होगा, ये ऊपर चले जाएगा। और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है उस तरह से क्या बनता है, शार्पनेस बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है। तो मुझे बताइए यहां पे, तो शार्पनेस बढ़ेगा तो क्या क्वालिटी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। तो मुझे बताइए यहां पे दैट क्वालिटी फैक्टर, दैट इज क्यू फैक्टर, क्यू इज इक्वल टू, इसका फार्मूला बनता है बेटा, दैट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ये समझ में आया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी, क्या हुआ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी क्वालिटी क्या होती जाएंगी, बढ़ेगी। तो जिस हिसाब से आप क्या करते हो, किसी भी चैनल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे उस तरह से उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। फिलहाल इस कंडीशन में हम लोगों ने क्या रखा है बेटा, बोलो, फ्रीक्वेंसी कैसे रखी है। अब ये सर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्वालिटी कैसे बढ़ना है, ये सारी जो चीज है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाता है ये कंसेप्ट, कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उसके हिसाब से उसका डेटा कलेक्शन या फिर डेटा ट्रांसमिशन, ये सारी चीजें होती है, दैट इज इंक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन वगैरह, ये सारी चीजें उसमें आती है। तो इसके भानगढ़ में अपन नहीं पढ़ेंगे। पहली सारी चीज तो समझ लीजिए, रेजोनेंसिंग फ्रीक्वेंसी हमारे कंडीशन में कैसे रखी, हम लोगों ने कांस्टेंट रखी। क्या चेंज करने वाले, बैंडविड्थ। अगर मैंने बैंडविड्थ को घटाया, ऐसे किया बेटा, देखो ऐसे करेंगे तो ये क्या बनेगा, बैंडविड्थ बढ़ेगा। बैंडविड्थ क्या हो गया, बढ़ गया, तो क्वालिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई द बैंडविड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी फैक्टर। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब तो इसको अगर मैंने लिखा Q इज इक्वल टू, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है बोलो, दैट इज ओमेगा आर, और बैंडविड्थ क्या है बेटा, बोलो, बैंडविड्थ क्या है, ये वाली चीज है। इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, या फिर Q इज इक्वल टू ओमेगा आर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। एम आई राइट, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा आर मतलब बैंडविड्थ, या फिर इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। तो ये रहा क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूलेशन। अब यहां पे जो डेरिवेशन में बताना नहीं चाहता, इसका मतलब लिखने वाला नहीं हो, कौन सा डेरिवेशन, कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये पूरे डेरिवेशन को अगर हम लोगों ने सॉल्व किए,
ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर मिलता है बेटा दैट इज R बाय L, दैट इज रजिस्टर बाय इंडक्टर, मतलब रेजिस्टेंस बाय इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस, ये वैल्यू मिलेगी। ये डेरिवेशन आपको बोर्ड में ही लिखना है, इसको मतलब डेरिवेशन सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है R बाय L, तो इसको बोर्ड में पूछा नहीं जाता। इसका मतलब ये कि एंट्रेंस में उसकी जरूरत है ही नहीं, तो किसका जरूरत है, सिर्फ फॉर्मुलेशन की जरूरत है। ये बात समझ में आई? तो ω2 माइनस ω की वैल्यू, ω1 की वैल्यू कितनी मिल रही है, R बाय L। तो अगर ये वैल्यू हम लोगों ने पुटअप करना शुरू कर दिया तो क्या बनेगा, फॉर्मुलेशन डालिए, क्या बनेगा, दैट इज क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मुलेशन क्या बनेगा बेटा, बोलो क्या बनेगा, ω डिवाइडेड बाय R बाय L, ऐसे बनेगा, ये बनेगा फॉर्मूला, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम सबको पता है बेटा ω इज व्हाट, 1 बाय √LC। अरे होता है नहीं होता है, दोनों भी साइड का अगर स्क्वायर करेंगे ω² इज इक्वल टू 1 बाय LC। एक ω इधर लेके जाइए, क्या बनेगा बेटा, बोल, ω इंटू L इज इक्वल टू 1 बाय ω इंटू C, चलेगा। तो जहां पे मुझे दिख रहा है ω/LC, वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला देखो, Q इज इक्वल टू, हाँ, ω इंटू L को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय ω इंटू C इंटू R, चलेगा, कोई दिक्कत है बेटा, नहीं। चलो आगे बढ़े, ठीक, आगे, हाँ बेटा इसको और मॉडिफिकेशन कर सकते, बोलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ω/, यहां तक समझ में आया सबको, ठीक बेटा, बोलो आगे। सो देयरफॉर Q इज इक्वल टू 1 बाय ω/, को फिर से मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 बाय √LC, चलेगा ना, 1 बाय √LC इंटू C इंटू R, अरे हाँ या ना बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ C, √C, यहां का √C कैंसल, यहां का √C कैंसल, क्या बचा सिर्फ, तो आपका Q की वैल्यू किसके बराबर बनी, बोलो Q की वैल्यू किसके बराबर बनी, हाँ, √L ऊपर जाएगा ना, तो ये बना 1 बाय R बचा है, √L बाय C, एक नीचे बचता है कौन, यहां पे बचता है कौन, √C, और यहां का √L, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां पे चला गया, ऊपर। तो क्वालिटी फैक्टर के और कितने फॉर्मुलेशन बने, एक, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, बात समझ में आई? इस तरह से हम लोग फॉर्मुलेशंस को डेवलप किए हैं, किसके, क्वालिटी फैक्टर। तो आप इस फॉर्मुलेशन के आधार पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, करेंगे हम लोग आगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसी का उल्टा कॉन्ट्रास्ट सर्किट डेवलप करेंगे, जिसका नाम है क्या, दैट इज पैरेलल LC सर्किट। क्या बनाया मैंने, पैरेलल LC सर्किट, क्लियर है। अब ये पैरेलल LC सर्किट में हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारा क्या है बेटा, बोलो सप्लाई, ठीक, और यहां पे मैंने लगाया कैपेसिटर, और यहां पे लगाया बेटा क्या, इंडक्टर, ठीक है ना, दैट इज C और L, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया, बराबर है। और डिस्कशन के आधार पे ये कौन बनेगा, E इज इक्वल टू V0 साइन ω/t, ये तो आपका सप्लाई है। और यहां से जो करंट जाएगा बेटा, ये करंट क्या होगा, डिवाइड होगा, दैट इज IC होगा, और ये IL होगा। जब सीरीज RLC सर्किट में RLC हम लोगों ने किस में लगाए थे, सीरीज में, तो सभी के लिए करंट कैसा था, सेम। अब करंट कैसा होगा, चेंज होगा। अब मुझे बताइए सभी दोनों के लिए जो पोटेंशियल बनेगा, दैट पोटेंशियल कैसे होगा, सेम ही होगा, होगा नहीं होगा, कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों किसके अक्रॉस में, सेम, एक ही के अक्रॉस में, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे बेटा, अब मुझे बताइए यहां पे हम लोग इसको बनाएंगे किस तरह से, देखिए बोलो, अगर मैंने लिखा हूं फॉर इंडक्टिव सर्किट के लिए, तो इंडक्टर सर्किट के लिए मुझे बताइए करंट की वैल्यू किसके बराबर बनेगी, I। इंडक्टिव सर्किट के लिए करंट आपका लीड करता है, लैग करता है, बोलो, लीड करता है, लैग करता है, लैग करता है, बराबर है। कितने से लैग करेगा, I इज इक्वल टू क्या बनेगा, I0 साइन ω/t माइनस π/2। और आपका कैपेसिटिव सर्किट मतलब कैपेसिटर के लिए क्या बनेगा, I इज इक्वल टू, बोलो, I0 साइन ω/t प्लस π/2। वाई, बिकॉज कैपेसिटर के लिए आपका करंट क्या कर रहा है, लीड करता है, कितने से, π/2 से। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू I, ये इसका नाम देता हूं L, इसका क्या दिया, C। ये I जो आपको दिख रहा है, ये I किसके बराबर, IC प्लस IL के बराबर, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं IL प्लस IC, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। I इज इक्वल टू, बोलो बेटा, IL की वैल्यू किसकी बराबर, I0 साइन ω/t माइनस π/2
प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 चलेगा। अरे यहां तक समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब बताइए आगे, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 का मीनिंग क्या है? माइनस कॉस। अरे हा या ना? तो क्या लिख सकते इसको? देयरफॉर आई इज इक्वल टू आई नॉट, बोलो, माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक, प्लस बोलो आई नॉट, क्या बनेगा? प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, क्या बना? कौन से क्वाड्रेंट में चला जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, बराबर है। पाई बाय 2 सॉरी कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में क्या होता है? साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, बोलो कॉस ओमेगा टी। यहां तक समझ में आया? ठीक है, बोलो बेटा आगे। कुछ गड़बड़ दिख रही है? क्या दिख रही है? अगर ऐसे करेंगे तो दोनों का आंसर क्या बनेगा? 0 आएगा ना? 0 आएगा क्या? फिर कैसे आएगा बोलो? अगर 0 आएगा इसका मतलब करंट फ्लो ही नहीं हो रहा ना। एक चीज है इन दोनों में फर्क बनाने वाली, बोलो बेटा। दोनों में एक चीज है जो वैरी कर रही है, बोलो बेटा कौन सी? बोलो। हाँ हाँ हाँ, कौन बताएगा? बोलो। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा? 0। क्या आपके सर्किट में करंट 0 ही रहेगा फिर अगर ऐसे बनाएंगे तो कुछ तो चीज है यहाँ पे छूट रही है। वो अगर चीज यहाँ पे डाल दी है तो करंट 0 नहीं बनेगा, क्योंकि सर्किट में 0 करंट है ही नहीं इन रियलिटी। भाई यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है कौन सी? दैट इज आई नॉट। यहां का आई नॉट बेटा, आई इज इक्वल टू आई नॉट इज व्हाट? दैट इज ई नॉट बाय, ये कौन रहेगा? वोल्टेज बाय रिएक्टेंस होता है। ये कौन सा सर्किट के लिए था? हमारा इंडक्टिव। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? एक्स एल, और ये सामने आ गया कौन? माइनस। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इन माइनस ई नॉट एक्स एल कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस, ये कौन सा सर्किट के लिए बोलो? किसके लिए है? कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटर के लिए क्या होता है? वोल्टेज बाय रिएक्टेंस। कौन सा होता है? एक्स सी कॉस ऑफ ओमेगा टी। कॉमन निकला, बोलो कौन? ई नॉट इन ब्रैकेट 1 बाय एक्स सी माइनस 1 बाय एक्सएल। देखो ये माइनस है 1 बाय एक्सएल, और कौन बचा है? कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। अब देखो आगे मैं क्या लिखना चाहता हूं। ई नॉट इन ब्रैकेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सएल? एक्सी, हाँ, ओमेगा सी, एक्सी इज व्हाट? 1 बाय ओमेगा सी, ऊपर गया ओमेगा सी माइनस 1 बाय एक्सएल इज व्हाट? ओमेगा एल इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये क्या बना हमारा? करंट का इक्वेशन। और करंट ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ये शो करने के लिए कि आपका यहां पे रिएक्टेंस मतलब ही एम्पीडेंस ज्यादा होगा या कम होगा। मतलब ही एम्पीडेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट आपका कम होगा, और रिएक्टेंस मतलब ही एम्पीडेंस अगर क्या हो? कैसा हो? कम हो, तो करंट ज्यादा होगा। ये समझ में आई बात? अब मैं इसे बोलता हूं कि ये जो सर्किट मैंने डेवलप किया है, इस सर्किट का नाम देता हूं दैट इज रिजेक्टर सर्किट। कौन सा? रिजेक्टर सर्किट। अगर रिजेक्टर सर्किट है तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये क्या करना चाहिए? उस फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करना चाहिए। उसको रिजेक्ट करने के लिए क्या बोलना समझ में आ रहा? पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो मैं सेट करूंगा, वो सेट की हुई फ्रीक्वेंसी को ये क्या करे? सर्किट रिजेक्ट करे। तो रिजेक्ट करने के लिए आपको करंट कैसा फ्लो करवाना पड़ेगा? ज्यादा या कम? पहले आपने देखो, पहले सुन लो अच्छे से। पहले आपने क्या किया? यहां पे देखो, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दिखने के लिए आपने बटन दबाया। आपका काम क्या है? सिर्फ बटन दबाना। जैसे आपने बटन दबाया बेटा, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट हुई, उस समय आपका करंट बढ़ा या घटा? करंट का एम्पलीट्यूड बढ़ा है, इसका मतलब आपका एम्पीडेंस घटा है। अगर आपको यह वाली फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट करनी हो, जब बटन दबाओगे तो यह फ्रीक्वेंसी के समय करंट कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम का मीनिंग ऑलमोस्ट कितने का आसपास होना चाहिए? 0। तो यहां पे देखो दैट इज ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा, सॉरी ओमेगा सी माइनस 1 बाय, ये वाला फैक्टर जो दिख रहा है, ये क्या होना चाहिए कि करंट क्या बने? 0 बने। ये क्या बनना चाहिए? किसके बराबर बनना चाहिए? 0 के बराबर बनना चाहिए। ये 0 के बराबर बनना मतलब ही क्या? ओमेगा सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा एल होना। मतलब ही क्या सर? ओमेगा को लेके जाओ उधर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी। मतलब ही क्या सर?
ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। देखो घूम फिर के वहीं पे आए हम लोग। आ रही बात समझ में? मतलब ही क्या सर? फ्रीक्वेंसी दैट इज रिजेक्टिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√LC के बराबर। ये बात समझ में आई? किसके बराबर? LC के बराबर। सर इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करेंगे तो आपकी ये वाला फैक्टर मतलब C और L को क्या किए? एडजस्ट किए। C और L को एडजस्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी? 0। अगर सर ये 0 बनी तो ये फैक्टर क्या बना? 0। और ये फैक्टर 0 बनेगा तो करंट क्या बनेगा? 0। और करंट का 0 होना मतलब आपका एम्पीडेंस की वैल्यू क्या होना? बढ़ना। तो इस समय क्या होता है आपका सर्किट में क्या होगा? बोलो बोलो बेटा। अगर मैं ग्राफ निकालूं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये कौन है हमारा? बोलो ओमेगा आर। करंट क्या हो रहा है? देखो घट गया। ये कौन है? हम लोग क्या निकालेंगे? करंट। ये कौन है? हमारी फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर पे क्या हुआ है? एल और सी को एडजस्ट किए। तो ये वाला कंसेप्ट कहां पे लगता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कहां पे? फोन में। तो आपका सराउंडिंग का नॉइज जो कुछ नॉइज है उस नॉइज की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है बेटा। कभी आपने सुना होगा, कभी कोई यूट्यूब का लेक्चर देख लो, जैसे अपना खुद का जो अपना लेक्चर शूटर है उसको देखना, पास में मोबाइल लेके जाना, कुछ एक थोड़ा सा नॉइज होता है हल्का सा। अब जब यहाँ पे वीडियो एडिट किया जाता है वहां पे डिनॉइजर लगाया जाता है तो जिससे वजह से वो वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। तो भी कुछ ना कुछ हल्का सा आवाज आता है। बात समझ में? एक रॉ वीडियो देखना कभी भी यूट्यूब पे, कुछ रोड वोड पे, तो साउंड जो होता है सराउंडिंग का साउंड आपको कान में सुनाई देगा। तो जो सराउंडिंग का साउंड है जिसको अपन नॉइज बोलते हैं, उस नॉइज की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे हम लोग? कम करेंगे तो साउंड की क्वालिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। उसी तरह से जब हम लोग फोन टू फोन बात करते हैं, जियो टू जियो बात किए, एयरटेल टू एयरटेल बात करेंगे तो अच्छा साउंड सुना देता है। वाई? बिकॉज सराउंडिंग का नॉइज, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या की जाती है? वो वाली पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या की जाती है? रिड्यूस की जाती है। और बाकी का साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट की जाती है। तो छोटे बच्चे का भी आवाज आएगा, बड़े आदमी का भी आएगा, लेकिन वो जो फ्रीक्वेंसी है वो सिलेक्ट क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, जिसके सर्किट का नाम क्या गिरा? रिजेक्टिंग सर्किट। दैट्स ऑल। आई बात समझ में? तो कितने कितने हम लोगों ने कंसेप्ट देखे बोलो। पहले स्टार्टिंग में क्या देखा? सीरीज आरएलसी सर्किट में उसका बिहेवियर देखा। कौन सा बिहेवियर देखा? कि जेड की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग? मिनिमाइज करेंगे। कितना मिनिमाइज करेंगे? आर से कम कर सकते हैं क्या? नहीं। ये आर करने के पीछे का रीजन बताइए, क्या करना पड़ेगा? एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी करना पड़ेगा मैथमेटिकली। इसका ही मतलब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी करना मतलब एफ आर की वैल्यू कितनी अचीव करना? 1/2π√LC को। तो एफ आर को एडजस्ट करने के लिए किसको एडजस्ट करना पड़ेगा? एल या फिर सी या फिर LC, दोनों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ये कहां पे किया जाता है? सर्किट में की जाती है। कौन सी सर्किट? सीरीज आरएलसी सर्किट। ये कहां कहां पे इस्तेमाल हो सकता है? रेडियो में, टीवी के सेट ऑफ बॉक्स में, वगैरह वगैरह। इसका मतलब अगर रियलिटी में देखें तो जब हमारे पास सर्किट में क्या आएगा? सिग्नल आएगा। तो सिग्नल कितने तरह के फ्रीक्वेंसी रेंज लेके आता है? सभी तरह के फ्रीक्वेंसी रेंज लेके आएगा। उस फ्रीक्वेंसी में जिस फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होनी चाहिए? सेटअप बॉक्स के आरएलसी सर्किट के साथ मैच करनी चाहिए। ये कौन करता है? हम करते हैं। कैसे करते हैं? एक तो बटन घुमा के या फिर बटन दबा के। जैसे अगर हम लोगों ने एडजस्ट किया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? सेट। और इसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो क्या होगा? रेजोनेंस की कंडीशन अचीव हो जाएगी और एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अब उसमें क्या होता है? आर एक फैक्टर है। आर मतलब क्या है? रजिस्टर। ये रजिस्टर क्या करता है? ना आपके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को किसी भी तरह का धक्का नहीं पहुंचाएगा। वो किसको रिस्पॉन्सिबल है? आपके पीक करंट को रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि आपने देखा होगा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, ये वाली चीज मैंने बोली, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग ग्राफ निकल सकते हैं। ग्राफ की जो पहाड़ी है, पहाड़ क्या हो रही है? उसकी हाइट क्या हो रही है? बढ़ रही है। जैसे जैसे बढ़ रहा है इसका मतलब उसका पीक करंट की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। इसका मतलब ये कि जितना आपने रेजिस्टेंस को हाई रखा उसका पीक वैल्यू उतना क्या रहेगा? कम। और रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा रखोगे उसकी पीक वैल्यू क्या रहेगी? रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम रखोगे उसकी पीक करंट की वैल्यू क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। उसके बाद जो एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी है, जो मैंने एग्जांपल में बताया, पोगो चैनल, संस्कार चैनल वगैरह वगैरह, एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना माना जाता है? पीक वैल्यू दैट इज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के समय जो सिलेक्टेड करंट है उसकी वैल्यू उसके कितने बराबर होनी चाहिए? एडजेसेंट की वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। अगर आपका पावर कितना हो बेटा बोलो उस समय? मैक्सिमम हो तो एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी के लिए पावर कितना हो जाता है? पावर मैक्स बाय 2 हो जाता है। ये कैसे निकाले हम लोगों ने? बताने की जरूरत नहीं। पावर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो एवरेज पावर इज इक्वल टू, बोलो ERMS IRMS cos ऑफ फाई, जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया बेटा, I0² R/2। ये आंसर आपको मिलता है, दैट इज पावर। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिया। उसके बाद क्या बोला?
कि शार्पनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है आपका? कौन रिस्पॉन्सिबल है? रजिस्टर रिस्पॉन्सिबल है। रजिस्टर को आप लोगों ने क्या किया? घटाते चले गए तो शार्पनेस क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे शार्पनेस बढ़ेगा वैसे वैसे बैंडविड्थ क्या होती जाएगी? घटते जाएंगी। बैंडविड्थ का घटना मतलब एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या होते जाना? घटते जाना। जैसे जैसे बैंडविड्थ घटते जाएगी वैसे वैसे क्वालिटी फैक्टर इंप्रूव होते जाएगा। उसके हिसाब से हम लोगों ने क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला बनाया। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ। बैंडविड्थ की वैल्यू क्या होती है? दो आपके एडिशन फ्रीक्वेंसी का डिस्टेंस, दैट इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा या फिर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये समझ में आया? उसको अगर हम लोगों ने देखा, अगर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी मिलती है? R/L, जिसकी वैल्यू अगर पुटअप करते जाएंगे तो हमको 3-4 फॉर्मुलेशंस अलग अलग तरह के मिलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? रिजेक्टिंग सर्किट। तो जो पहले हम लोगों ने सर्किट देखा वो क्या है? एक्सेप्टर सर्किट। अब देखेंगे कौन सा? रिजेक्टिंग सर्किट। और रिजेक्टिंग सर्किट में क्या किया आप लोगों ने? L और C को क्या किया? पैरेलल में लगाए। और जब सॉल्व करेंगे तो आपका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फार्मूला तो वही मिलेगा, दैट इज 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी आप सिलेक्ट करते हो वो फ्रीक्वेंसी ना सिलेक्ट होती है तो क्या होती है? रिजेक्ट होती है। आई बात समझ में? तो ये पूरा कंसेप्ट देखा हम लोगों ने किसमें? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इन सीरीज LCR सर्किट के साथ साथ पैरेलल LC सर्किट। आई बात समझ में? ठीक है।